और प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे बच्चों, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग कल फिजिक्स का 2022 का पेपर सॉल्व किए थे। आज हम लोग 2021 का सॉल्व करेंगे पेपर। 2021 में जो फिजिक्स में क्वेश्चन आया था वो क्या क्या आया था बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। और ये उसमें अब काफ़ी बच्चों ने देखा, उसको लाइक किया, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये पेपर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए बच्चों के साथ, क्योंकि और भी बच्चे अधिक देखें। अब जितने बच्चे देखने चाहिए, हालांकि देखे थे, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे और देखें तो और बेहतर होगा बच्चों। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि और भी बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। अगर आपको मैथ का भी अगर चाहिए ना, मैथ का अगर चाहिए बच्चों आप लोगों को, नहीं सर जी मैथ का भी साल पेपर बनाइए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, तो मैं उसका भी ज़रूर करूँगा कोशिश, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिजिक्स का करा रहा हूँ 10 सेट मैं कराऊँगा 10 साल का। तो उम्मीद है ये बातें और ये पढ़ाई हुआ चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अधिक से अधिक बच्चों के साथ उसको शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे देख सकें। चलो भाई, तो हम लोग 2021, ठीक है, 2021 मेरे पास पेपर है। 2021 पेपर का कोड है बच्चों, 2021 का पेपर है, इसका कोड है 824HX, है ना। ये पेपर मैं हल करा रहा हूँ बच्चों फिजिक्स का। चलो जी, पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है बच्चों, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होती है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। पहला का क, ठीक है बच्चों, पहले का क क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। किस रंग का विचलन अधिक होता है, ये क्वेश्चन है भाई, बहुत सुंदर। किस रंग का विचलन अधिक होता है, ठीक है, बताओ भाई। कह रहा है जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दिया लाल, दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों हरा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पीला, और चौथा ऑप्शन दिया है भाई, चौथा ऑप्शन दिया बैगनी। चौथा ऑप्शन दिया है बैगनी, लाल, हरा, पीला और बैगनी। तो आप लोग बताइए, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो सबको पता है बच्चों बैगनी का, है ना, सबको पता है बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। दूसरा, इससे पहले का ख सब विकल्पी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। कह रहा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, करिएगा वीडियो को रोक रोक करके। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। पहला ऑप्शन दिया 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दिया भाई, चौथा ऑप्शन दिया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। 2021 का पेपर हम आपको फिजिक्स का सॉल्व करा रहे बच्चों। एक बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कक्षा 11 में मैं 1 अप्रैल से मैं बैच स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन भी, और उसमें मैथ और फिजिक्स मैं कवर करूंगा। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एक एक बातों को, एक एक सवाल को मैं कराऊंगा बच्चों। पहले आप 10 का पेपर अच्छे से दे लो, ठीक है। चलो जी, तो कह रहा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, है ना,
40 सेंटीमीटर दे रखा है। दर्पण कौन सा नहीं पता, बस इतना क्वेश्चन दे रखा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी यफ पूछ रहा है बच्चों। तो आपको पता है यफ बराबर क्या होता है, r/2। यफ बराबर क्या होता है, r/2, और इसमें वक्रता त्रिज्या दे रखा है r का मान 40 सेंटीमीटर, तो 40/2 यानी क्या हो जाएगा भाई 20, क्या हो जाएगा 20, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला, यानी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लो। कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, इसका ग कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन लिख देता हूँ भाई। पहला ऑप्शन दिया तांबे का, क्या भाई, तांबे का। दूसरा ऑप्शन टंगस्टन का, टंगस्टन। तीसरा ऑप्शन नाइक्रोम का, नाइक्रोम का, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है भाई इसका, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। चलो जी बता दो इसमें। कह रहा है कि बल्ब, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, न तांबे का बना होता है, न नाइक्रोम का, न एल्युमिनियम का, किसका बना होता है भाई, टंगस्टन का बना होता है, ये सबको पता है आपको। और इसका आखिरी क्वेश्चन बहुविकल्पी का कह रहा है बच्चे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। पहला ऑप्शन दिया ओम का नियम, ओम का नियम, ये नियम आपको याद होना चाहिए भाई, ओम का नियम। दूसरा ऑप्शन लेंज का नियम, लेंज का नियम। तीसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और चौथा ऑप्शन दिया इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन एक बार और आप लोग सुन लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है, और ये 4 ठो नियम दे रखा है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, खट से बता दो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, खट से बता दो बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है कि ओम का नियम आपको पता होगा, ओम का नियम भी पता, लेंज का नियम देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप लोग हम लोग ये ऑप्शन इसमें सही होगा, चौथा ऑप्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन दे रखा है भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। ओम का नियम होगा नहीं, ओम का नियम ओम का नियम जो होता है विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। लेंज का नियम दूसरा बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको पता होगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये बहुविकल्पी बच्चों 4 ठो क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है फिजिक्स का। जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा होगा, बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे लापरवाही से पढ़े होंगे, तो जो मैं पेपर हल करा रहा हूँ, इस पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर से फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब चलो जी अगला क्वेश्चन बच्चों 2-2 नंबर का पूछता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे का क, ठीक, दूसरे का क क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। दूसरे का कह रहा है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाने के लिए आपको पता है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, कह रहा है जब प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है बच्चों, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है कि नहीं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
अब लोग प्रिज्म बनाइएगा, ठीक है। करा जैसे श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में क्या होते हैं भाई? विभक्त हो जाती है ना, ऐसे। सात रंगों में क्या, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये फिगर आप लोग पढ़े होंगे, तो यही फिगर आपको बताना है कौन सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, बीच में क्या होता है? पीला होता है, ठीक है कि नहीं। ये बातें आपको लिख देनी है, इससे बाहर से कुछ नहीं लिखना बच्चों। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया। बाकी अपवर्तन का मतलब आप समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इसमें कहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझा दीजिए। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है बच्चों, मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेदन कीजिए। निकट बिंदु का मतलब क्या होता है? दूर बिंदु का मतलब क्या होता है? निकट बिंदु। निकट बिंदु मतलब निकट दृष्टि दोष में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही लिखना है बच्चों आपको। तीसरा, दूसरे का ख हो गया। अब दूसरे का ग, है ना, दूसरे का ग बच्चों। दूसरे का ग कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य हो। कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए। देख लो भाई, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, समझो ना। ये उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया बच्चों, प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये प्रथम फोकस हो गया, ये 2f1 हो गया, ठीक है। ये बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, जितना दूरी है इसका 2 गुना ये होगा, उतना ही दूरी इधर भी लेंगे बच्चों। तो ये f2 हो गया और यहाँ पर 2f2, ठीक है। ये दूरी आप लोग सेम रखिएगा तो फिगर सही बनेगा। बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही करना है। प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये दूरी आपको सेम रखनी है। ये दूरी आपको क्या रखना है? सेम रखना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, तो प्रतिबिंब हम लोग बनाने ही जा रहे हैं। प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। कह रहा है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। कह रहा है कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। ये प्रकाशिक केंद्र फोकस के मध्य कोई अगर वस्तु स्थित है, मान लो यहाँ पर वस्तु स्थित है, पहली किरण कैसे जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर। और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, उसका अपवर्तन कैसे होता है? तो द्वितीय फोकस से। कैसे होता है भाई? द्वितीय फोकस से। द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस से होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। दूसरी किरण कैसे जाएगी? दूसरी किरण कैसे जाएगी? तो दूसरी किरण जाएगी बच्चों प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, और ये जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। उधर आप लोग बनाइएगा। कह रहा है कि यहाँ से प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखा होगा, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, द्वितीय फोकस से अपवर्तन होगा इसका, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। नाप करके आप लोग बनाइएगा, सही बातें बनेंगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। बोलो भाई। कह रहा है कि नाप करके आप लोग बनाइएगा, सही बातें बनेगी कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब
समझ पा रहे हो भाई कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो देखेंगे कि इधर ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा, ये सीधे निकल जा रहा है। इसका मतलब कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, कहाँ बन रहा होगा। तो इसको अगर पीछे तक बढ़ाएंगे देखेंगे ये कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसे पीछे बढ़ाएंगे, ये जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यानी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरे का ग क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन तीसरे का कह रहा है बच्चों, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, यह कौन सा दृष्टि दोष है। यानी 30 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु को वो नहीं देख सकता और स्वस्थ आँख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब हम लोग कहेंगे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि नज़दीक की वस्तु देख पा रहा है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है। तो इसको कौन सा दोष हो जाएगा भाई, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसका नज़दीक का तो देख ले रहा है ना, जब नज़दीक का देखा है तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बात समझ पा रहे हो भाई। तो आगे पढ़ लेते हैं। इतना जान गए, 30 सेंटीमीटर तक देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। आगे, यह कौन सा दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा यूज होगा। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा लगाना चाहिए बच्चों। तो निकट दृष्टि दोष में आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस चश्मा लगेगा, अवतल लेंस का। यानी अवतल लेंस का अगर चश्मा लग जाए, अवतल लेंस का अगर चश्मा लग जाए बच्चों, तो अवतल लेंस का अगर चश्मा लग जाए तो क्या करेगा, वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा, है कि नहीं। वस्तु को क्या देख पाएगा, फोकस दूरी की बात किया बच्चों तो 30 सेंटीमीटर तक देख रहा है। यानी 30 सेंटीमीटर तक ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर। भी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। वस्तु को कहाँ पर रखा हुआ देख सकता है, अनंत तक कर कि अब चश्मा लगाएगा तो अनंत की वस्तु को देखना चाहेगा ना। तो ये सोच रहा है कि अगर अनंत पर भी वस्तु रखा हो तो हम चश्मा देख लें। और यफ निकालना है बच्चों, तो भी यू और पता है यफ निकालना है तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे और कुछ नहीं करना है, भीख पाना, वही फार्मूला लगाओगे। 1/, यह बराबर 1/, भी माइनस लेंस है तो 1/u, इसी मान रखेंगे और आसानी से आपका आंसर आ रहा होगा बच्चों। ठीक है कि नहीं, आसानी से इसका आंसर आपको पता चल रहा होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कुछ करना भी तो नहीं है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो भाई। हमने कहा भी, यानी यहाँ तक उसका लास्ट प्रतिबिंब बन रहा है, 30 सेंटीमीटर देख रहा है। यू इनफाइनाइट यानी अनंत पर स्थित वस्तु को वह देखना चाहता है। और फोकस दूरी, किस फोकस दूरी का, तो कुछ करना है नहीं, 1/f करोगे। 1/v का मान कितना है बच्चों, इन 30 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। -1/u, यू इनफाइनाइट है, ये कहानी खत्म हुआ। तो यह बराबर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर अवतल लेंस लगा दिया जाए, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर अवतल लेंस लगा दिया जाए तो वह व्यक्ति अनंत पर स्थित वस्तु को भी आसानी से देख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, तीसरे का ख। अच्छा, इसमें अथवा भी दिया बच्चों, तीसरे के क में अथवा दिया है। तो क था, अब अथवा वाला क्वेश्चन देख लो। अथवा वाला क्वेश्चन जिसके पास 2021 का पेपर होगा कोड 824 HX में,
वही सब पेपर मैं हल करूँ, क्योंकि 2021 का मेरे पास यही पेपर है। तो आगे देखते हैं भाई। अगला कौन करे कि एक प्रकाश की किरण माध्यम एक से चलकर चित्रानुसार, अच्छा जी चित्र बना रखा है इसमें, ये है दिया है माध्यम 1, माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है, और ऐसे बनाया है, इसको समझ लो भाई। प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ऐसे जा रही है, यहाँ पर 45 अंश का कोण बना रहा है, समझो। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में चित्र के अनुसार प्रवेश करती है, कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो कौन सा माध्यम सघन है, अब जरा देखो, सघन और विरल की बात करोगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या हटती है, दूर हटती है, इसका मतलब कि अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब सघन से विरल में जाएगी, जब सघन से किस में जाएगी, विरल में, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में आती है, जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के तरफ क्या होती है बच्चों, झुक जाती है। इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है, देखेंगे खोजेंगे तो उसमें मिल जाएगा। कह रहा है जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के तरफ क्या होती है, झुक जाती है, अभिलंब के तरफ झुक जाती है, और यहाँ पर अभिलंब से दूर हट रही है। तो पूछ रहा है कौन सा माध्यम सघन है, तो यानी पहला माध्यम सघन होगा, पहला माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा बच्चों, विरल हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, यानी पहला माध्यम सघन हो जाएगा, दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब से दूर हट रही है। और आगे इसमें क्या पूछ रहा है भाई, आगे इसमें क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। आगे पूछ रहा है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर करोगे भाई, तो कर लेते हैं साइन आई, यानी ये आई का मान है और किसका मान है, आर का मान है, तो साइन आई यानी साइन 30 अंश बटे में क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा बच्चों, कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर चित्रानुसार माध्यम 2 में प्रवेश करती है, कौन सा माध्यम सघन होगा। तो ये तो हमने देख लिया कौन सा माध्यम क्या होगा भाई, सघन होगा। फिर कह रहा है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर दीजिए, है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर दीजिए, ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर, सही है। तो साइन आई अपान साइन आर, यानी 1/2 बटे में 1/√2 क्या हो गया, 2 हो गया। करा इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो करड़ी में 2 का गुणा 1 में करोगे बच्चों ना, तो करड़ी में 2 होगा, अपान ये क्या होगा, 2 होगा, इससे भाग करोगे या नहीं, जिसको तरीका पता होगा तो ऊपर नीचे करड़ी में 2 से क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो भी आंसर आ जाए। करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करोगे 2 होगा, और 2 का √2 में गुणा √2 होगा, 2 से 2 कहानी खत्म, 1/√2 क्या आ गया भाई, 1/√2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1/√2 में 2 हो गया। किसी कोई दिक्कत, ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई। तो ये तीसरे का क का अथवा था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर बातें समझ में आ रही है ना तो बस वीडियो को देखा ही मत करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो बच्चों, क्योंकि जब हम देखते हैं ना यार व्यू कितना अधिक हो रहा है ना, तो एक अपने आप को मोटिवेशन मिलता है कि यार और वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। जितना अधिक व्यू होगा और वीडियो बनाने का उतना ही मूड बनता है, व्यू बहुत कम होता है ना तो वीडियो बनाने का मूड भी नहीं करता है। मैं अपनी दिल की बात मैं आपसे बता रहा हूँ, सच्चाई में कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो जो मैंने वादा किया था मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि पेपर तक मैं 10 साल का क्वेश्चन आपको हल करा ही दूंगा, ठीक है कि नहीं। 2022 का हमने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। 2021 का वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिर उसे 2019 का ऐसे करते करते 10 साल तक का मैं पेपर आपको हल कराऊंगा, ठीक है। तीसरे का ठीक है, तीसरे का ख क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है कि नहीं, और ये क्वेश्चन जरूर दोहराइएगा आप लोग। तीसरे का ख कह रहा है बच्चों कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक तार का क्वेश्चन नोट कर लो, चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाते, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाते, पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाते, चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाते और चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई? चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है ना? चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी कोई दिक्कत? यानी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है पूछ रहा है। तो चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसका अनुप्रस्थ पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो भाई? तो इतना पूछा था, इसमें इतना ही लिखना है भाई। इसका अथवा देख लेते हैं। तीसरे के ख का अथवा, या तो ये लिख दो या अथवा में पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि एक तार में 5 एम्पियर की, पहले क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अरे यार, एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार से कितनी आवेश प्रवाहित होगी? तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन आप लोग हमने पढ़ दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं लिख लेता हूं। कह रहे एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर क्या हो गया बच्चों? 5 एम्पियर। आई बराबर क्या हो गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर 10 मिनट में, टी बराबर क्या दे रखा है भाई? 10 मिनट। 10 मिनट, इसको सेकंड में बदल लेते हैं। तो सेकंड में बदलोगे तो 10 × 60 कर दोगे, 600 सेकंड। 600 सेकंड हो गया। आगे तो 10 मिनट में तार से कितने आवेश प्रवाहित होंगे? यानी क्यू पूछ रहा है भाई। पहली बात क्यू बराबर, यानी क्यू पूछ रहा है। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है? आई × टी, पता ना? क्यू बराबर क्या होता है? धारा बराबर आवेश बटा समय। धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर धारा × समय। तो क्यू बराबर निकालोगे और आई का मान कितना दे रखा है? 5। समय टी कितना दे रखा है भाई? 600 गुणा 6 × 25 3000, यानी 3000 आवेश क्या होंगे भाई? प्रवाहित हो रहे हैं। इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? एक बार देख लो। बहुत सुंदर, ठीक है। चलो जी, इतना निकाला, क्यू बराबर 3000। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। अब इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों? अब इसमें पूछ रहा है कि तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है बच्चों ना। तो Q बराबर क्या होता है? NE, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Q हमें पता चल गया है। E का मान आपको पता है बच्चों, E का मान कितना होता है? E का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इतना ही होता है ना। तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो Q और Q तो यहाँ से N बराबर लिखोगे तो Q/E बराबर क्या हो जाएगा? N। भाई गुणा में था, इधर भाग। Q का मान कितना है बच्चों? 3000 बटे में E का मान कितना है? 1.6 × 10 के पावर -19 बराबर N हो गया। इसको हल करोगे ऊपर चला जाएगा तो 3000 है ना, बटे में 1.6 × 10 के पावर 19 होगा। अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ खट से क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यानी इसी को हल कर लोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हल कर लोगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो तीसरे के ख का अथवा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन चलो जी, गलियों चलो जी, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। और देखो, चौथा क्वेश्चन लिखना है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के सिद्धांत। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का जो जनरेटर है उसका सिद्धांत, संरचना और
नामांकित सचित्र वर्णन करना, जनरेटर बनाइएगा उसका सचित्र वर्णन करिएगा। आपकी किताब में दिया लिख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रयोग समझाइए। इसका प्रयोग आपको समझा देना है, किताब में दे रखा है बच्चों, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर बेहतर तरीके से मैं जो 10 साल का क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 10 साल का जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा ना, अगर इतना आप लोग 10 साल का पेपर अगर आप लोग जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ अगर इसको अच्छे से तैयार कर लिए तो विश्वास मानो बच्चों, आप फिजिक्स में बहुत बेहतर करके आओगे अपने परीक्षा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से तैयार करोगे, सीरियसली इसको तैयार करोगे बच्चों, ताकि आपका बोर्ड के पेपर में बहुत बेहतर नंबर आ सके। तो आज के लिए मैं इतना ही, फिर कल मिलूँगा 2020 का क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।